हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कल की क्लास में 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग जो है 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये जो है सीडीपी के क्वेश्चन है, यानी सीडीपी पेडागोजी के हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे। तो आप चाहे पेपर 1 का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप पेपर 2 दोनों में हेल्प करने वाले हैं, तो उसको आप लास्ट तक देखिएगा। ये क्लास डेली 3 बजे होती है, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा डैश डैश के विविध जो है जरियों के निष्कासन पर बल देती है। यानी इंक्लूसिव क्लासरूम जो है वो किसके निष्कासन पर बल देती है, यानी किसको जो है अपने क्लासरूम में इंक्लूड नहीं करती है, ये आपको बताना है। तो प्रस्तुतिकरण तो ऐड किया जाता है, यानी अगर बच्चा कोई प्रस्तुतिकरण देना चाह रहा है तो वो दे सकता है। टीचर कोई अगर प्रस्तुतिकरण करना चाह रहा है तो वो भी अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभिव्यक्ति यानी खुद को एक्सप्लेन करना, ये भी इंक्लूडेड रहता है। संलग्नता यानी हर प्रकार का जो स्टूडेंट होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी कल्चर का हो। लेकिन जो भेदभाव है, यानी कि जो ये भेदभाव है, ये आपका इंक्लूडेड नहीं रहता है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो भेदभाव को इंक्लूड नहीं करती है अपने क्लासरूम में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यानी निष्कासन पर बल जो देता है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्योंकि 4 ऑप्शन में जो है दिया गया है कि भेदभाव। अब भेदभाव यानी आप क्लासरूम में किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव कर रहे हो, बच्चे को लेकर, उसकी लैंग्वेज को लेकर, उसके जो है तौर तरीके को लेकर, तो इसको जो है एनसीएफ भी जो है नकारता है। साथ ही जो है इंक्लूसिव एजुकेशन भी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 4 ऑप्शन होगा कि किसी भी प्रकार से आप बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि एक ऐसी कक्षा में जिसमें जो है विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यानी एक ऐसी क्लासरूम में है जहाँ विभिन्न प्रकार के बच्चे विभिन्न कल्चर से आते हैं, यानी उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रहन सहन अलग है। तो ऐसी क्लासरूम में जो टीचर होगा उसको क्या करना चाहिए जिससे क्लासरूम परफेक्ट चल पाए। तो पहला है ऑप्शन, अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर जो है अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना, यानी आप बच्चों से कम अपेक्षाएं करोगे। या फिर समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय है, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करेंगे। या फिर प्रबल जो है समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। या फिर अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को जो है बढ़ावा देना और जो है रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, यानी जो रूढ़िबद्धता बनी हुई है, जो धारणाएं बनी हुई हैं, आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो ये आपका आंसर नहीं होगा। प्रबल समूह से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावनाओं को बढ़ावा देना। तो अगर विद्यार्थियों में आप अलगाव की भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हो तो ये एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन मच बेटर है। क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है उसका मतलब यही है कि आप प्रयोग करोगे हमारा विद्यालय, हमारी क्लासरूम। ऐसे में क्या होगा, हर बच्चा इंक्लूडेड महसूस करेगा, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, चाहे उसकी कैसी भी लैंग्वेज हो, किसी भी बैकग्राउंड का रहा हो। लेकिन जब हमारा विद्यालय जैसा वर्ड आप प्रयोग कर रहे हो या फिर हमारी क्लासरूम जैसा वर्ड आप प्रयोग कर रहे हो तो उसमें बच्चा इंक्लूडेड महसूस करेगा, उसको अलग थलग फील नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, जिसमें पूछा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि जिस अब जो है विद्यार्थी को देखने में प्रॉब्लम है, ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए जिससे जो है उसका सफल समावेशन यानी उसकी लर्निंग बेहतर हो पाए और वो अपने आप को इंक्लूड कर पाए क्लासरूम में। तो पहला है ऑप्शन, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पर बच्चे को ऑलरेडी प्रॉब्लम है देखने में ही। अब अगर आप देखने जैसे चित्रों का प्रयोग करवा रहे हो क्लासरूम में तो समस्या क्रिएट होगी बच्चे के लिए। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं हो पाएगा। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना,
या फिर विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना। तो देखिए बच्चे को पहले दिख नहीं रहा है, अब ऐसी सिचुएशन में आप बोल भी रहे हो बट हाथों से एक्टिविटियाँ कर रहे हो, तो उसको दिख नहीं रहा है, आप चाहे जैसी भी एक्टिविटी करो वो नहीं समझ पाएगा। दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा कि बच्चा पहले से नहीं देख पा रहा, वैसे में उसको जो है आप वीडियो दिखा रहे हो वो नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा कि सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप में प्रस्तुत करना। यानी जो लिखित सामग्रियां हैं आप उसको मौखिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हो, तो बच्चा देख नहीं सकता बट बच्चा सुन सकता है, महसूस कर सकता है। देखिए बच्चे को आप तभी इंक्लूड कर सकते हो जैसे कि उसको देखने में प्रॉब्लम है, वो एक सेंस का प्रयोग नहीं कर सकता लेकिन बाकी सेंस तो उसके अच्छे हैं। वो देख नहीं सकता बट वो सुन सकता है, वो महसूस कर सकता है, वो स्पर्श कर सकता है। तो आप दूसरे सेंस का प्रयोग करके भी उसकी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है लेकिन सुनने में समस्या नहीं है। तो आप मौखिक रूप से जब प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा सुनेगा, सुन करके वो चीज़ों को जो है अच्छे से याद कर लेगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन मच बेटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन एडीएचडी से लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी ध्यान जो है अभाव एवं अति सक्रियता विकार ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी जिस भी अभ्यर्थियों में या जिस बच्चे में एडीएचडी है, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको आप सफल समावेशन के लिए क्या करेंगे। तो पहला है परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। यानी जो रुकावटें पैदा हो रही हैं जिससे बच्चे की लर्निंग नहीं हो पा रही, जिससे वो प्रभावित हो रहा है, आप उसको और बढ़ावा देंगे, तो ये आपको नहीं करना है। लंबे और जटिल जो है प्रदत्त कार्य देंगे, ये भी आपको नहीं करना है। क्योंकि एडीएचडी ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक टाइम पर एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक जो है अपना ध्यान एकत्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो जो है तुरंत जो है बोरिंग महसूस करते हैं, उनको एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग टाइम वो एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थियों को समय पाबंद प्रबंध और जो है संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, या फिर गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि विद्यार्थियों को समय प्रबंध और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। यानी आप उसकी मदद करोगे जो बच्चे को समस्या हो रही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि गैर लचीली विधि यानी आप उसमें लचीलापन नहीं ला रहे हो। 2 घंटे का अगर टाइम दिया हुआ है बच्चों की कि हाँ आप 2 घंटे में इसको कंप्लीट करोगे, तो ऐसे में बच्चे को एडीएचडी प्रॉब्लम है, यानी जो है वो बहुत टाइम तक ध्यान एकत्रित नहीं कर पा रहा है, तो 2 घंटे उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप उसको जो है 30-30 मिनट का जो है टाइम दे करके भी जो है लर्निंग को बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। जैसा बच्चा है आप वैसी एक्टिविटी कराओगे, आप उसको वैसे हेल्प करोगे जिससे उसकी लर्निंग बेहतर हो पाए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, ना कि फोर ऑप्शन। क्योंकि गैर लचीली विधि का यहाँ पर बात हो रहा है, यानी उसमें थोड़ा सा भी चेंजमेंट नहीं किया जाएगा जो करिकुलम बनाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन लिया गया है डिसलेक्सिया से, यानी कि पठन संबंधी विकार होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर सीटेड जो है डिसलेक्सिया ही पूछता है, बहुत ही रेयर है जो कभी दूसरे जो है डिसेबिलिटी पूछ ली जाए, जैसे आपका डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया। तो ये जो टर्म है ये बहुत ही रेयर पूछता है, बट सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो आपका जो है पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो जो है पठन वैफल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है, यानी किस क्षेत्र में जो है चैलेंजिंग है। तो ये है आपका पठन वैफल्य। अब यहाँ पर जो है पढ़ने संबंधी विकार हो जाएगा। पहला है लिखित विषय सामग्री के बोध में, या फिर शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, या फिर दूसरों की भावनाओं को समझने में, या चित्र बनाने में। तो चित्र बनाना अगर है तो डिस्ग्राफिया होगा, क्योंकि लिखने संबंधी अगर विकार होता है तो वो डिस्ग्राफिया हो जाता है, और चित्र बनाना भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरों की भावनाओं को समझना, यानी आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हो, वो क्यों परेशान है, क्या उसका उद्देश्य है। तो इसमें आपका क्या है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर।
ये नहीं होगा। शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी लिखित विषय सामग्री के बोध में, यानी जो लिखित विषय सामग्री दी गई है उसको पढ़ने में जो है आपको समस्या हो रही है। यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 21 पे चलते हैं। 21 है, प्रभावशाली और जो है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल हो पाए, ऐसी जो है जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होने के लिए टीचर को कौन सी एक्टिविटियां जो हैं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो या फिर मानकीकृत, तो मानकीकृत आप नहीं ऐड करोगे क्योंकि सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं करोगे, थोड़ा सा जो है चेंजमेंट आप लेके आओगे, जैसे बच्चे हैं वैसी एक्टिविटी आप प्लान करोगे। परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, अगर यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड होता तो एक टाइम के लिए बिल्कुल करेक्ट था। व्यवहारवादी, ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो एटलीस्ट बच्चे के कल्चर से वो इंक्लूड करे। बच्चा किस बैकग्राउंड का है, बच्चा इंडिया का है, आप एग्जाम्पल जो है साउथ अफ्रीका के दे रहे हो, अमेरिका के दे रहे हो, तो बच्चा चीज़ों को नहीं समझ सकता। बच्चा जिस कल्चर से आया है, जो उसकी संस्कृत है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसकी मदर टंग है, आप उसी में उसकी लर्निंग को बेहतर करोगे, उसी में उसकी लर्निंग को इंक्रीज करोगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। मीनिंगफुल लर्निंग तभी हो पाएगी जब आप बच्चे के कल्चर से चीज़ों को जोड़ोगे। यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगा। अगला है क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है। तो कौन से जो है अधिगम यानी लर्निंग के कौन से तरीकों पर बल देती है ये बताना है। तो पहला है अनुभवात्मक अधिगम, बिल्कुल सही है। डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम या फिर करके सीखना। तो एनईपी जो है आपका सब पर फोकस करता है, यानी अनुभवात्मक अधिगम भी हो, आखिर बच्चा जो पढ़ रहा है वो समझ पाए कि हाँ हमने क्या पढ़ा है, इसका क्या मतलब है, कहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। डिजिटल अधिगम, यानी कि जो आज की डेट में डिजिटल लर्निंग हो रही है जिसमें कंप्यूटर है, ठीक है, ये इंटरनेट की जो इंटरनेट है इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये भी जो है आपका राइट है। वैज्ञानिक अधिगम, ये भी इस पर भी फोकस करता है। करके सीखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा करके सीखेगा, मीनिंगफुल लर्निंग हो पाएगी, वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, कुछ क्रिएट करेगा, कुछ खोज करेगा, तो इस पर भी जो है एनईपी आपका फोकस करता है। यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 पे चलते हैं। 23 है, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो पहला है, विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देना। तो अभिसारी आपका नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। डाइवर्जन थिंकिंग होता, यानी अपसारी चिंतन होता तो वो हो जाता, क्योंकि डाइवर्जन थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा विभिन्न दिशाओं के बारे में सोच पा रहा है, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता डेवलप हो रही है, उसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। लेकिन जो है अभिसारी चिंतन जो होता है, यानी कन्वर्जन थिंकिंग जिसको बोला जाता है, उसमें संकुचित होता है, यानी बच्चा हर पक्ष के बारे में नहीं सोच पाता है, पार्टिकुलर उसका एक ही आंसर है और वही उसको बताना है, इसमें बच्चा अपना दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। अगला है, विद्यार्थियों को अवास्तविक जो है उद्देश्य और जो है समय तालिका बनाने में मदद करेंगे। तो अवास्तविक यानी जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसी तालिका बनाने में आप बच्चे को इंक्लूड कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करेंगे, या फिर जो प्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल नहीं, यानी जो रिलेट ही नहीं कर रहा है उसके लिए आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप ये पढ़ लो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चा पढ़े, वो लर्निंग वो करे जो मीनिंगफुल हो पाए, उसकी चीज़ों उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाए और आगे चल के कुछ वो ग्रो कर पाए। तो जो प्रासंगिक नहीं, जिसका मतलब ही नहीं है, उसको आप लर्निंग करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना, यानी अब बच्चों को प्रोत्साहित करोगे कि आप खुद से प्रश्न करो। अब खुद से बच्चा तभी प्रश्न कर पाएगा जब उसने चीज़ें समझी होंगी। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है या फिर डिस्कस किया है क्लासरूम में, अब वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन तभी कर पाएगा जब उसने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, ठीक है, यानी अच्छे से समझा होगा। और स्व आकलन भी करने को आप कह रहे हो, तो बच्चा खुद से भी आकलन करेगा कि यस, मैंने जो क्वेश्चन किया वो सही है या नहीं है, टीचर ने जो आंसर दिया ये सही है या नहीं है। तो इसमें जो है बच्चा जो है उसकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी और वो उसकी लर्निंग मीनिंगफुल हो पाएगी। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, जिसमें पूछा है प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एज अ टीचर के रूप में आप किसको जो है अप्रिशिएट नहीं करोगे, यानी हतोत्साहित करना है। निगेटिव क्वेश्चन दिया गया है लेकिन नहीं का ना प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन निगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो सीटेड में लैंग्वेज बहुत घुमाई जाती है। अब आप तो ढूंढोगे कि नहीं, अगर लिखा होता तो ये निगेटिव क्वेश्चन हो जाता, बट यहाँ पर हतोत्साहित दे दिया। अब हतोत्साहित जो वर्ड है वो निगेटिव है, अब निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए सीटेट को अगर क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 1 मंथ तो पक्का करनी है। ऐसे में जो है आपका टाइम मैनेज होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? अनुक्रिया समुच्चय होगा, या फिर कलन विधि होगा, या फिर अन्वेषण विधि, या फिर समय अनुमान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो अनुक्रिया समुच्चय है। देखिए, अब आपके ऑफिशियल आंसर की में यही आंसर गिवन है, अनुक्रिया समुच्चय। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक है। कलन विधि एक टाइम के लिए आप प्रयोग करोगे। रीजन ये है कि मान के चलिए कोई प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम जो ऐसी है जैसे आपने पास्ट में उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई हुई थी, अब आपने उसको सॉल्व किया, तो वहां से आपका कुछ एक अनुभव बना, ठीक है, कुछ आपका अनुभव रहा होगा। तो अगर आपने देखा कि यस, ये प्रॉब्लम सेम वैसी ही है, तो उससे जो रिलेटेड आपका अनुभव था आप उसमें अप्लाई करोगे। क्योंकि जो हम पीछे सीखते आ रहे हैं, अपने पास्ट में जो भी हमने गलतियां करी या फिर जो भी कुछ रहा है, उससे जो है हम सीख रहे हैं, अब वही हम लाइफ में यानी प्रेजेंट में अप्लाई करेंगे। तो कलन विधि तो एक टाइम पॉजिटिव वर्ड होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है, यानी आंसर की में जो गिवन है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यानी अनुक्रिया समुच्चय यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए आपको हतोत्साहित करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 है कि जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और जो है फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका जो है प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो रानी है वो एक जो है एग्जाम्पल दे रही है, यानी पूछा गया कि जल के मुख्य स्रोत क्या है, तो ये बता रही है नल और फव्वारा, यानी नल जो है वो है एग्जाम्पल और जो है फव्वारा। तो ऐसे में जो उत्तर दिया गया है रानी के द्वारा वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला है उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है, या फिर उसकी जो है निम्न अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट की बात नहीं हो रही है। नई अवधारणाएं सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी है। तो अगर अभिप्रेरणा की कमी होती या फिर उसको नहीं समझ में आता तो वो इतना क्यों समझ पा रही है कि नल और फौहारा, ठीक है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई बात नहीं हो रही है। बच्ची से पूछा गया कि पानी के मुख्य स्रोत क्या है, तो उसने बताया नल और फौहारा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा। ऐसा ही क्वेश्चन यानी आंसर जो है इसका बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है। बहुत बार जो है सीटर ने पूछा हुआ एक ऐसा भी क्वेश्चन, जैसे कि एक बच्चा है वो कहता है कि दूध जो है बूथ से मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको राइट आंसर होगा कि उसकी समझ जो उसके अनुभव पर आधारित है। यानी बच्चे ने जो है ये देखा हुआ है, जैसे उसको अपने पेरेंट्स के साथ गया शॉप पे या फिर जो है खुद गया, तो उसको ये पता है कि जो ये दूध है वो बूथ से मिलता है, क्योंकि बूथ से आता है उसके घर में दूध। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे में समझ नहीं है या फिर जो है उसमें अभिप्रेरणा की कमी हो गई या फिर वो समझ नहीं पा रहा, कौशल उसका डेवलप नहीं है। अब ये नहीं कहेंगे, बच्चे ने जो देखा है जो उसने समझा उसके आधार पर उसका एक अनुभव बना है और उसी अनुभव के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बात को रख रहा है। अब यहाँ पर जो रानी है, रानी नाम की जो बच्ची है, उसको ये लगता है कि पानी नल से आता है और फव्वारे से निकलता है क्योंकि उसने वही देख रखा है। तो इसीलिए वो ये कह रही है कि पानी के जो मुख्य स्रोत हैं वो नल है और फव्वारा है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उसकी समझ, यानी जो बच्ची ने देखा, देख करके उसकी एक समझ बनी और उसी के अनुभव के आधार पर उसने आंसर दे दिया। यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब ये नहीं कह सकते कि समस्या समाधान बच्चे में नहीं है या विप्रेरणा की कमी है या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर दूसरे की बात नहीं हो रही कि दूसरे की फीलिंग को समझ रही है। यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग जो है कौशलों का भाग नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर देना है कि क्वेश्चन जो पूछा है वो निगेटिव है। तो बात यहाँ पर हुई अधिसंज्ञानात्मक यानी मेटाकॉग्निशन की बात हो रही है। तो योजना है, पर्यवेक्षण है, मूल्यांकन है और निष्क्रिय अनुकरण, यही आपका नहीं होगा। क्योंकि निष्क्रिय अनुकरण मैंने आपको टैग वर्ड बताए थे, टैग वर्ड डिस्कस भी किए हुए हैं, सीडीपी के हो गए हैं, हिंदी पैडागोजी के हो चुके हैं, मैथ पैडागोजी की क्लास आपको मिल गई है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब उसमें जो है निगेटिव वर्ड मैंने आपको बताया हुआ था निष्क्रिय अनुकरण। अब निष्क्रिय अनुकरण क्या है, एक निगेटिव है। क्योंकि मेटाकॉग्निशन यानी जो कौशल होता है, स्किल जो होता है, उसमें आप निष्क्रिय अनुसरण नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। 27 है, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो भावनाएं हैं यानी संज्ञान और संवेग, ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में जोजोंग के अकॉर्डिंग पूछता है कि संज्ञान और संवेग यानी इमोशन और कॉग्निशन ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं या नहीं, अकॉर्डिंग टू जोजोंग के अनुसार, तो गड़बड़ होगा। तो आपको क्या करना है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू जोजोंग, ठीक है। क्योंकि जोजोंग ये मानते हैं कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, उनका जो है एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है, वो जो है अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लेकिन बाकी अगर जोजोंग नहीं दिया गया है तो हमेशा क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप इसको अपने पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए किसी दिन अगर आप इमोशनली अच्छे नहीं हैं, आपको कोई पेन है या फिर आप परेशान हो, तो वैसी सिचुएशन में जो है आप लोगों से भी अच्छे से इंटरेक्ट नहीं होगे, आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा, आपकी लर्निंग भी बेहतर नहीं होगी। यानी इमोशन जो थे आपके, उन्होंने वो उसने जो है प्रभावित किया संज्ञान को, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट डाला, तभी जाके आपकी लर्निंग बेहतर नहीं हो पाई। या मान के चलिए किसी दिन आपके जो है बॉडी में पेन है या फिर सर में दर्द है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप जो है अपने इमोशन पे काबू नहीं कर पाते, आप लोगों पर चिल्ला देते हो, आप रोने लगते हो, हंसने लगते हो। तो ये क्या है, संज्ञान और संवेग यानी भावनाएं जो हैं और जो हमारा कॉग्निशन है, ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर पूछता है अकॉर्डिंग टू जोजोंग, तो जो है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, यानी अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है, तो ये आप नहीं कह सकते, बल्कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अधिगम तार्किक जो है तार्किकता के अपूर्त संज्ञान के बारे में है नहीं, जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं, या फिर निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है, तो ये नहीं होगा, बल्कि होगा आंसर थर्ड, यानी जानकारी ग्रहण, यानी जो आपका संज्ञान है, जो आपने इंफॉर्मेशन ली है, वो मनोदशा को प्रभावित कर रहा होगा। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन ही बेस्ट है। 28 पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या जो है समुन्नत करना चाहिए, यानी कि लर्निंग के प्रति अप्रिशिएट करने के लिए जो है क्या जो है समुन्नत करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, पहला है निपुणता उन्मुख उद्देश्य यानी मास्टरी गोल जो होते हैं वो, या फिर योग्यता का जो है सतत्व, या फिर असहायता का सीखा हुआ भाव, या फिर जो है प्रतियोगिता दृष्टिकोण। तो यहाँ पर किसको अप्रिशिएट करना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं होगा, असहायता ये भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि मास्टरी गोल्स जो होते हैं ये आपके बेस्ट होते हैं। मास्टरी गोल्स होता है, एक आपका होता है परफॉर्मेंस गोल्स। मास्टरी गोल्स जो होता है वो बेस्ट माना जाता है, परफॉर्मेंस गोल जो होता है वो बेस्ट नहीं माना जाता है। रीज़न ये है कि जो मास्टरी गोल्स है ये लॉन्ग टाइम चलता है, और इसमें जो होता है आपको ना तो पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, ना किसी को इम्प्रेस करना है, ये लॉन्ग टाइम चलेगा, आप इसके लिए लर्निंग कर रहे हो कि आपको उसके बारे में सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस गोल्स होता है, उसमें जो होता है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है,
उसका रीज़न बाहर होता है। और वो जो होता है, जैसे ये मान के चलिए किसी को इम्प्रेस करना है, ठीक है, हाँ हमको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो हो जाता है परफॉर्मेंस गोल, जो कि लॉन्ग टाइम नहीं चलता है और उसमें जो है रीज़न बाहर होता है। लेकिन मास्टरी गोल जो होते हैं उसका रीज़न अंदर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। और बच्चे में हमको मास्टरी गोल्स के लिए ही अप्रिशिएट करना चाहिए कि बच्चे जो है मास्टरी गोल्स जो है की तरफ ज़्यादा झुकाव लें, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टाइम मास्टरी गोल्स चलते हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि हाँ हमको इसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि हाँ हमको अच्छे नंबर लाने हैं या फिर हमको क्वालिफाई कर लेना है कैसे भी करके, क्योंकि अगर पाप क्वालिफाई नहीं हुआ तो पापा जो है घर से बाहर कर देंगे, इसका रीज़न बाहर है। तो ये लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। लेकिन आप इसके लिए पढ़ रहे हो कि यस मुझे इस अच्छा लगता है, मुझे इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो आप ये जो है लॉन्ग टाइम चलेगा। यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा। मास्टरी जो ओरिएंटेशन होता है ये आपका बेस्ट माना जाता है। अगला है क्वेश्चन, विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? यानी कि जो बच्चे की लर्निंग होती है उसमें रुकावट डालता है। तो पहला है लचीली जो है समय सारणी, या फिर संरचनात्मक शिक्षण शास्त्र, या फिर कठोर पाठ्यचर्या, या फिर अधिगम हेतु मूल्यांकन। यानी लर्निंग के द्वारा जो है असेसमेंट हो रहा है, तो ये आपका तो बेहतर है, क्योंकि अगर लर्निंग के ही द्वारा आप असेसमेंट कर लोगे तो जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत हुई है उसकी वो वहाँ पर सुधार लेगा और लर्निंग उसकी बेहतर हो जाएगी, जो कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। बट कठोर पाठ्यचर्या यानी जो है आप करिकुलम में कोई चेंजमेंट नहीं लाना चाह रहे हो, बिल्कुल वैसे के वैसा ही रहेगा, बच्चे को दिख नहीं रहा है तो बच्चे की प्रॉब्लम है। ये नहीं आप कर रहे हो कि बच्चे को अगर देखने में समस्या है तो आप उसको आगे बैठा दोगे, उसकी आप हेल्प कर दोगे, ठीक है। तो ये जो है एक बाधा है, एक रुकावट है, क्योंकि करिकुलम जो है यानी पाठ्यचर्या जो है उसमें लचीलापन होना चाहिए, ना कि कठोर, ठीक है। यानी उसमें आप चेंज ला सकते हो अकॉर्डिंग टू बच्चे के अनुसार, जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत हुई है वहाँ पर आप चेंजमेंट ला सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 30। ये आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पूछा है कि किसी अवधारणा को समझाते टाइम यानी समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। तो ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी किस अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का जो है विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन से जीवन से संबंध बनाया जाए, बिल्कुल सही है। क्योंकि इस पे एनसीएफ भी आपका फोकस करता है कि जो लर्निंग आप क्लासरूम में करवा रहे हो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करे, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल होने के साथ साथ बच्चे के रियल लाइफ से भी कनेक्ट करे। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट होगा तो उसकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी। ये बिल्कुल सही है। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत जो है प्रभावशाली होता है, ये नहीं होगा। क्योंकि रोट मेमोराइजेशन आप रट्टाफिकेशन नहीं कराओगे कि बच्चा रट ले, जो है वो रट करके भर ले, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा समझ करके सीखे चीज़ें, वो उसके प्रति उसका एक अनुभव बन पाए, एक मीनिंगफुल लर्निंग हो पाए, ना कि बच्चा रटे। तो आदर्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, बट रीजन बिल्कुल सही दिया गया है। अब राइट आंसर तो आपका थर्ड ही हो जाएगा, क्योंकि ए तो सही है बट आर जो है वो गलत होगा। तो ऐसे में थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हैं। तो ये फ्रेंड से 30 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसके पहले हम लोगों ने जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोगों ने 15 कंप्लीट कर लिया, यानी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। डेली 3 बजे क्लास हो रही है तो आप ज्वाइन करें, जहाँ पर जो है ऑल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।